हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी। और आप देख रहे हैं कि हम लगातार जो है वीडियोस बना रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार हाई स्कूल की मैथ्स का वीडियो बना रहे थे। फिर हमने समुच्चय सिद्धांत प्रारंभ किया, कक्षा 11 का यूपी बोर्ड। अब बहुत जल्द अगले जो है हफ्ते हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड का पहला अभ्यास आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि तैयारियों में कुछ वक्त लगता है, समय लगता है। और उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ उन जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करें। क्योंकि मैंने आपसे पहले वीडियो में वादा किया था कि हम किसी भी चैप्टर का कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। हम एक एक सवाल आपको करके बताएंगे, सबका सलूशन आपको यहाँ पर करके हम दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपको संतुष्ट कर सकें और आपका भरोसा जीत सकें, ताकि आने वाले समय में वो भरोसा आपके भी काम आए और औरों के काम आए। तो अभी तक आपने देखा कि हाई स्कूल में हमने 3.2 तक कंप्लीट कर लिया है, और आज हम चलते हैं, हमारा जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है 3.3। और 3.3 में जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। देखिए 3 विधियां हैं। एक प्रतिस्थापन है, पहली प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन, और तीसरी है वज्रगुणनखंड। प्यारे दोस्तों, ये 3 विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन 3 विधि में से किसी एक विधि का सवाल जरूर आता है। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करे और आपसे क्वेश्चन जब आपको लिखा हो उसके नीचे किसी भी इन विधि में से किसी विधि का नाम लिखा हो, तब आप उस पर्टिकुलर विधि का उपयोग करें। अदरवाइज अगर उसके नीचे किसी भी विधि का नाम नहीं लिखा है तो आप इनमें से जिस भी विधि को उपयुक्त समझें उस विधि का उपयोग करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उसमें कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जब आपसे कहे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो, वज्रगुणनखंड विधि से हल करो, तभी आप उन विधियों का उपयोग करें। नहीं तो आपको जो विधि सबसे ज्यादा सरल लगे उस विधि का उपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो हमारा जो पहली हमारी विधि है वो है प्रतिस्थापन। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन क्या है। 3.4 में विलोपन है, 3.5 में वज्रगुणन है। तो हम उसी प्रकार कंटिन्यू प्रोसेस में उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? जब हम एक चर का मान किसी दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं और रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, तो उस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसको सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है, उसमें कोई भी x या y कोई भी चर राशि है, उनके किसी मान को हम उपयुक्त तरीके से उनमें से किसी एक का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उनको प्रतिस्थापित करते हैं उनकी जगह, तो वही क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो यहां से हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। हमने लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस 3y जो है बराबर 5 लिखा हुआ है। तो हम यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां लिख लीजिए समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा? x बराबर 4 माइनस y हो जाएगा। अब लिख दीजिए इस मान को समीकरण 2 में रखने पर। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मान समीकरण, अगर आपने समीकरण 1 से मान बनाया है तो उसको आप 2 में रखोगे। अगर आपने 2 से मान बनाया है तो उसको आप 1 में रखोगे। 1 से निकाला हुआ मान आप 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 से निकाला हुआ मान आप समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। तो अब इस मान को हम यहां प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 5। गुणा करा देते हैं, जो हो जाएगा 2 चौको 8, 2y धन 3y बराबर 5। इससे इधर जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 5, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया? -3 आ गया। तो हमने देखा y का मान -3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमें एक चर राशि का मान ज्ञात हो गया है, तो अब इस मान को आप कहीं भी रख सकते हो, y x का मान अपने आप आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा
x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 धन 3, माइनस में कर गया तो प्लस में हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने यहां से मान निकाला y बराबर -3, x बराबर 7। प्यारे दोस्तों, संख्या पद्धति का जो भी सवाल होता है या फिर इस तरह के जो भी सवाल होते हैं, उन सवालों की उत्तर देखने की जरूरत आपको नहीं है, उसकी जांच आप स्वयं कर लेते हैं। यहां से x का मान और y का मान है, आप जांच कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं उत्तर की जांच। आप ये देख लीजिए उत्तर की जांच। तो सबसे पहले क्या लिखा है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4। x का मान आपने क्या निकाला है 7 निकाला है, y का मान आपने निकाला है 3 बराबर 4 है। तो प्लस माइनस का माइनस हो गया बराबर 4, 7 से 3 गया 4 बराबर 4। तो यहां हमने देखा कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। हमने x और y का मान निकाल के समीकरण 1 में रखा, समीकरण 2 में भी रखेंगे। कोई भी समीकरण है अगर हम मान निकाल कर उसमें रखते हैं तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाता है। इसका मतलब सवाल हमारा सही है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यही थी प्रतिस्थापन विधि, जो बहुत ही आसान थी, बहुत ही सरल है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, और प्रतिस्थापन विधि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो एक बार इसकी परिभाषा आप कैसे देख लें। जब हम एक चर का मान किसी दूसरे चर के पद में व्यक्त करते हैं और रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, उस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। हमने एक उदाहरण दिया, अब हम जो है चैप्टर शुरू करेंगे, और क्योंकि हम अब बिना समय बर्बाद किए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो हमारा 3.3 पूरा जो है आधारित है प्रतिस्थापन विधि पर। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे और इनके जितने भी सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हम एक एक सवाल बताएंगे, तो एक एक सवाल हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना। तो पहले सवाल का पहले ही देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। इसको अब हम हल करते हैं। चलिए देखिए, अब इसको हल करने के लिए यहां लिखिए, यही तरीका है, इसी तरीके से आपको सवाल लगाना है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस वाई। आप इसको चाहे समीकरण 3 भी बना सकते हैं, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखिए, किसी भी समीकरण में हम अगर कोई भी हरकत थोड़ी सी भी करते हैं, थोड़ा भी बदलाव करते हैं, तो उसमें समीकरण की हमें अगली गिनती मिल जाती है। तो अब इस या फिर x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, यहां आप लिख सकते हैं कि इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, खुद भी आप सकते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप मान रखते हैं। तो x का मान निकाला है हमने, तो हमारा समीकरण में x की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको आप उधर भेज दो तो ये जुड़ जाएगा, -2y हो जाएगा और 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो -2y बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। रखिए, x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। अब हम उत्तर की अपने जांच कर लेते हैं। जांच x और y के दोनों मान हम समीकरण में एक में रखते हैं। ये चीज आपको अपने फेयर कॉपी में नहीं करनी है, एग्जाम में आपको जांच नहीं करनी है, ये रफ कार्य है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। सवाल आपका हल हो गया, ये रफ कार्य है, इसको अब मैं आपको चेक करने के लिए बताता हूं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 14 है। समीकरण जो हमारा है, x का मान हमने 9 निकाला है, y का मान हमने 5 निकाला है, बराबर के 14। तो 14 बराबर 14, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से हमने देखा कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आप इसको, बहुत कठिन नहीं है, न बहुत बड़ी समस्या है इसमें, आप करना चाहें तो बड़े आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं।
और इसमें बहुत सारे सवाल हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला सवाल मैंने कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 से हमने y का पक्षांतर कर दिया, यहाँ प्लस में था उधर गया कैन हो गया माइनस में, तो x बराबर 14 माइनस वाई हो गया। अब x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस माइनस आपस में जुड़ गया, 2y हो गया, ये प्लस में था, इसको हमने उधर क्या कर दिया, भेज दिया, तो ये 4 माइनस 14 हो गया, तो माइनस 2y बराबर माइनस 10। ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब y का मान हम समीकरण की बजाय x का मान निकाल लेते हैं। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उसमें से हम कुछ जरूरी सवाल आपको बता देते हैं। ये ना हो कि सिर्फ पहला सवाल ही बताए हैं, पहला सवाल आसान था, तो एक सवाल है हम इसका पहले का पांचवा सवाल देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। यहां दिया हुआ है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इसको हमको प्रतिस्थापन से हल करना है, तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, या x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3 बटे रूट 2y। ठीक है ना? तो अब x बराबर माइनस रूट 3 बटे रूट 2y समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण आप लिख लीजिए। तो क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो आप रूट 8y को आप कुछ लिख सकते हैं। रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 रूट 2y। ठीक है ना? तो यहां पर इसका मान हम रखते हैं, तो रूट 3 गुणे ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 3 बटे रूट 2y माइनस रूट 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए आप, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 अपान रूट 2y माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू 0। देखिए अब आप इसका इसमें एक गुणा करा दें, ठीक है ना, या फिर इसका आप परिमेयकरण करा दें रूट 2 से। रूट 2 से आप जब आप परिमेयकरण करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 रूट 2 अपान 2y माइनस 2 रूट 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसके बाद देखिए इसमें आप इसका गुणा करा दीजिए, तो माइनस 3 रूट 2y माइनस 4 रूट 2y इक्वल टू 0, और ये पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो आप उधर भेज दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7 रूट 2y इक्वल टू, इसको आप उधर भेज दो तो 0 गुणे 2 हो जाएगा। तो फिर इसको उधर आप भेजो तो माइनस माइनस y इक्वल टू 0 अपान 7 रूट 2, इधर गुणा में दे क्या हो गया, भाग में हो गया, तो माइनस y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी हम किसी निश्चित संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा उत्तर निश्चित आता है, अर्थात 0 आता है। जब कभी हम किसी निश्चित संख्या में 0 से भाग देते हैं तब हमारा उत्तर निश्चित आता है, अर्थात अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। यहां से या y का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, रूट 2x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0। तो रूट 2x माइनस रूट 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0 हो गया, तो रूट 2x बराबर 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये इसके साथ गुणन हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 0 अपान रूट 2 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो
निकाला और x का मान 0 निकाला। अब अगर आप चाहो तो अपने समीकरण को आप संतुष्ट करने के लिए अपना उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आप रखोगे 0 तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने x और y के मान बड़े आसानी से समीकरण से प्रतिस्थापित करने, समीकरण 1 से x का मान निकाल करके हमने समीकरण 2 में उसको प्रतिस्थापित करके अपने आंसर को प्राप्त कर लिया। अब प्यारे बच्चों, इसके और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आपको खुद से करना है, उनको आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमेशा मैं जब भी वीडियो शेयर करता हूं उसमें नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी तैयारी में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, और अगर आपने हम पर भरोसा किया तो आपके भरोसे पर हम खड़े उतरने की 100% कोशिश करेंगे। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो नए नहीं है, लेकिन हम इस जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए हैं, इसलिए सहयोग थोड़ा सा आप सबको करना पड़ेगा ताकि हम आपको जो है आपकी पढ़ाई लगातार आगे बढ़ा सकें। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 11, समीकरण 1, 2x - 4y = 24, समीकरण 2। आप -24 है, इसको आप लिख क्या सकते हो, या x - 2y = -12, ठीक है ना। अब हम इसको हल करते हैं, और इसमें और कह रहा है कि को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3, जिसके लिए y = mx + 3। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम x और y का मान निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पे हम रख देंगे तो m का मान निकल आएगा बड़ी आसानी से। यहाँ हम देख लेते हैं समीकरण 1 से। अब जरूरी नहीं हर बार हम समीकरण 1 से x का मान निकाल कर 2 पे स्थापित करें। आप अगर करना चाहते हैं तो आप समीकरण 2 से x का मान निकाल करके या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम हर बार समीकरण 1 का मान ही निकाल करके y को 2 में रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि पहले रहता है इसलिए उसी को मैं कर लेता हूं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x = 11 - 3y, x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3y/2। इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, आप चलिए देखते हैं समीकरण 2 में रखते हैं मान हम। समीकरण 2 क्या है, x - 2y, तो यहां पर रख देंगे 11 - 3y/2 - 2y = -12। इसका गुणा करा दो आप, तो 11 - 3y - 4y बराबर इसका इसमें करा देंगे, ये हो जाएगा -24, ठीक है ना। अब ये आप हम जुड़ जाएगा तो -7 y = -24 और -11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -7 y = -35 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y = 35/7 या 5 आ जाएगा। अब y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो 2x + x का मान, y का मान निकाले हैं 5, बराबर क्या हो जाएगा 11, तो 2x = 11 - 5 क्या ही 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा -4 या x बराबर हो जाएगा -2। तो यहां से आपने देखा कि x बराबर आ गया -2, y बराबर आ गया 5, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हमने x और y का मान निकाल लिया। तो x और y का मान y = mx + 3 में रखने पर, तो y बराबर क्या है, mx + 3 है, तो y का मान हमने क्या निकाला है 5, m × x का मान हमने निकाला है 2 धन 3, तो हो जाएगा 5 बराबर -2m धन 3, तो -2m बराबर 5 - 3, -2m बराबर 2 या m बराबर -1। तो हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हमने x का मान निकाला, इसका मान हमें समीकरण
2 में रखा, उससे हमें y का मान प्राप्त हुआ। y का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें x का मान प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हमने x और y के मान अपने समीकरण रख दिए तो हमें y बराबर mx प्लस 3 से m का मान प्राप्त हो गया है। तो आप देख रहे होंगे आपसे बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी जहां तक मेरी समझ है। चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरे का पहला सवाल। मैं 2 क्वेश्चन अब इसके सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद में समीकरण बनाकर छोड़ दूंगा, फिर आप आगे अपने से उसको हल कर लीजिएगा। तो पहला सवाल देखते हैं तीसरे का पहला। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संख्या पद्धति के सवाल में जहां सवाल खत्म होता है वही सवाल शुरू होता है। कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। माना संख्या बराबर x y, पहली शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है, उनका अंतर क्या है 26 है, समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमें। फिर दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, x बराबर 3y, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहां पर रख दीजिए मान 3y माइनस y इक्वल टू ये हो जाएगा 26, 2y बराबर 26 हो जाएगा या y बराबर हो जाएगा 13। अब यहां से देखिए y का मान समीकरण आप 2 में रख दीजिए, 1 में रख चुके हैं, 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y है तो गुणे क्या हो जाएगा 13, x बराबर क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब यहां से आप देख लीजिए सवाल में कह रहा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहली शर्त हमारी क्या थी, दोनों का अंतर 26 है, 39 से 13 घटाओगे तो क्या आएगा 26 आएगा। इस राशि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब इसमें करीब 4-5 क्वेश्चन है तो मैं उसमें से करीब 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और उनको आपको अच्छे से दिखा देता हूं। बाकी जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको रेस्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ दूंगा, आप अपने से सॉल्व करें। और कमेंट बॉक्स पे जब भी आप देखें मेरे वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। अगर कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो उन सुझावों को आप हमें दें ताकि आने वाले वीडियोस में हम उन सुझावों पर अमल कर सकें। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी का मैं समीकरण बना के छोड़ दूंगा, आप उसको अपने से घर पर सॉल्व करिएगा इसी प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल किसका दूसरा है, तीसरे का दूसरा है। तो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आप सब जानते हैं जो संपूरक कोण होता है उसका योग क्या होता है 180 होता है। तो माना दो कोण x और y है। प्यारे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप संख्या पद्धति पढ़ें उसमें संख्या पद्धति में आप जहां से सवाल खत्म होता है उस सवाल को वहीं से आपको शुरू करना है। लोग कहते हैं कि संख्या पद्धति का सवाल बड़ा कठिन होता है, कठिन तो होता है मैं मानता हूं, लेकिन उतना ही सरल होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि आप संख्या पद्धति के सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, समझिए और हल करिए। एक एक स्टेप अगर उसको आप हल करोगे कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी और सवाल आपका प्रश्नानुसार तक बन गया तो फिर कभी गलत होने की उसमें संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो माना 2 कोण x और y है तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखिए पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा
x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है ना। फिर दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, x बराबर वाई प्लस 18 कह रहा है ना कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो ये बड़ा हो गया, छोटा है, ये हो गया, तो ये अधिक है, तो इसका मतलब ये कम है, किसी में जोड़ना पड़ेगा। अब इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहां पे रखिए मान, तो y प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा, अरे प्लस y इक्वल टू 180। तो ये जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 18, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, आप 180 से 18 घटाएंगे, 10 से 8 गया 2 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 7, 7 से गया 6 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 162/2, तो y बराबर जो मान निकल करके आएगा 2 और 16, 2 1 कम 2 1, तो 81 आ गया। y का मान कितना आया, 81 आया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं जैसे जैसे लगा रहा हूं वैसे वैसे आप चाहें तो आप नोट भी करते चले, ताकि आपको आगे समस्या न खड़ी हो। यहां पर आप मान रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 से 1 गया 9, और 17 से 8 गया 9। तो यहां से जब आपने देखा तो ये x का मान आ गया और y का मान हमने निकाल लिया। अब हमको अगर उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ x और y के मान रख देंगे, बराबर 180 आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर x और y का मान हमने निकाल लिया। अब इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो मैं उन आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं उन चारों क्वेश्चनों का समीकरण बना के आपको दे देता हूं, ताकि समस्या समीकरण बनाने में ही होती है, आगे आप उसको अपने से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम इनका समीकरण बना देते हैं, और बाकी फिर आपको वही प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा। और मेरे समझ से इतने सवाल लग चुके हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हम देख लेते हैं तीसरे का तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना बल्लों की संख्या बराबर x, गेंदों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण 2। यहां से किसी का भी आप पक्षांतर करके उसका मान आप यहां से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। अब देखिए यहां से x के मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान निकालेंगे, y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा। इस तरह से आपका सवाल हल हो जाएगा। तीसरे का चौथा देख लेते, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए चौथा सवाल, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो लिखिए यहां पे, माना
नियत भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो ये नियत भाड़ा हो गया और 10 किलोमीटर जब उसने चला तो भाड़ा कितना है, 105 है, समीकरण 1 बन गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 है, ये नियत भाड़ा है और 15 किलोमीटर के लिए 155 है, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 से अब ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान निकल आएगा, और y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो आप क्या निकल आएगा, x का मान निकल आएगा। उसके बाद भी आपको थोड़ा सा इसमें कुछ करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर दे भाड़ा क्या हो जाएगा, x प्लस 25y। तो प्यारे दोस्तों, यहां से आप x और y का मान, यहां से x का मान निकाल जो है उसको आप समीकरण 2 में रखोगे तो y का मान आएगा, y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रखोगे तो x का मान आएगा, और x और y दोनों को मान उठाकर आप यहां रख दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप इसको नोट कर लें ताकि हम जो 5वां 6वां क्वेश्चन है उसको हम कर सकें। तब तक मैं आपको बता देता हूं, जब तक आप इसको नोट कर रहे हैं, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जिनके पास बुक नहीं है वो बुक परचेज कर लें। अभी इससे लॉकडाउन चल रहा है तो बुक नहीं मिल पा रही है, तो आप एक काम करें, अपने मोबाइल पे जो है प्ले स्टोर पर जा करके एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर, उसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। वहां से आप मैथ्स की जो है बुक आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़िए। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप उदाहरण एक भी मत छोड़िएगा, उदाहरण जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 50% उदाहरण आता है और 50% आपका चैप्टर से आता है। और कोशिश करिएगा, जिसे मैं इन सवालों को छोड़ रहा हूं तो आप इनको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ हमने इसको कर लिया है। क्योंकि देखिए, आप जब थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो थोड़ा सा हमें पढ़ाने में और मजा आएगा। जब मैसेज आते रहेंगे और उसके बाद तब लगेगा हाँ लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा ही बढ़ेगा, हमें भी रुचि होगी कि हम और अच्छा करें ताकि आप लोग और अच्छे से संतुष्ट हों और हम आपकी तैयारी जो है आगे की तैयारी उसको और अच्छे से वीडियो तरीके से उसको हम आपकी आगे तैयारी करा सकें। 2 क्वेश्चन और बचा, उसको भी कर लेते हैं हम, सारा नहीं करेंगे, इस तरह समीकरण बना के छोड़ देंगे, बाकी आप उसको अपने से हल करिएगा। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तीसरे का 5वां। इसमें कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है ना। तो पहली शर्तानुसार उसके अंश में 2 जोड़ा जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है ना। अब इसको हम हल करते हैं, ये हो जाएगा 11x प्लस 2 बराबर 9y प्लस 2, तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 75 कर लेते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, समीकरण 1। दूसरी शर्तानुसार अब क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दिया हमने, भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसको हल कर लीजिए, तिरक गुणा करा देते हैं हम इसका, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18,
तो 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण 2। अब बात वहीं पर फिर आके अटक गई है। अब करना क्या है आपको, अब आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आप x या y का मान निकालेंगे, उसके बाद उसको प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद x और y का मान आपको निकल आएगा। जैसे इसका हम प्रतिस्थापित कर दें, या x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11 समीकरण 3 बन जाएगा ये। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण आप 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर y का मान निकल आएगा, और y का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो x का मान निकल आएगा। और जब x और y दोनों को मान निकल आ जाएगा तो उस मान को आप, ये x आ जाएगा और y आ जाएगा, तो उस मान को आप यहां रख देंगे तो आपकी भिन्न बन जाएगी। और यहां नहीं रखना है, x और y है तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y। तो x का जो मान आएगा यहां रख देंगे, y का मान जो आएगा यहां रख देंगे, हमारी भिन्न अपने आप बन करके तैयार हो जाएगी। अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, अब उसको हम देख लेते हैं। इसको एक बार फिर देख लीजिए। कह रहा था कि अगर हम अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो माना भिन्न का अंश बराबर x और हर का बराबर y, और भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y। फिर x प्लस 2/y प्लस 2 बराबर 9/11। इसको हमने हल करके ये समीकरण बनाया, इसमें हमने x का मान निकाल लिया प्रतिस्थापित करने के लिए। फिर अब दोनों में 3 जोड़ना था तो 3 जोड़ करके बराबर 5 बटे 6 कर दिए। इसको हल करने के बाद हमने समीकरण ये बनाया, यहां से x का मान निकाल करके यहां रखना है, y का मान आएगा, y का मान जब निकल आएगा तो फिर आपको यहां रख देना है, x का मान आ जाएगा, और x और y का मान आपको यहां रख देना है, तो क्या आ जाएगी आपकी भिन्न आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं अपना 3.3 का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मेरे समझ से समीकरण में इतना हम हल कर देते हैं, बस थोड़ा हल करना है, तो ज्यादा कठिन कार्य नहीं है आपके लिए, और बहुत कठिन कार्य होना भी नहीं चाहिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने कहा था ना, संख्या पद्धति का सवाल स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। तो माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। फिर उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, ठीक है ना। पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर आप लिख लीजिए जैकब, यहां पर आप लिख लीजिए उसका पुत्र। अब 3 गुनी इसकी हो जाएगी, जिसमें कम हो जाएगा इससे गुणा करा देते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 3y धन 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10 समीकरण 1, या x बराबर हो जाएगा 10 धन 3y। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, अब यहां लिखिए 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, आपको मैंने उस दिन बताया था कि अगर आज आपकी वर्तमान उम्र 5 वर्ष है तो 2 साल बाद क्या होगी, 7 वर्ष। तो अगर उसमें बाद जुड़ेगा तो धन हो जाएगा, और पहले होगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहले कर रहा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। उसके पुत्र की आयु
y माइनस 5 वर्ष। ठीक है ना। प्रश्नानुसार जैकब की उम्र बराबर उसके पुत्र की उम्र, और 7 गुना हो जाएगी, 7 से गुणा करा दीजिए तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 धन 5, इधर माइनस हो गया प्लस में हो गया, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 समीकरण 2। अब x बराबर 10 धन 3y समीकरण 2 में रखने पर y का मान आएगा, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमने 3.3 का आपको एक एक भी सवाल हमने नहीं छोड़ा और पूरा अच्छे से विश्लेषण करके आपको समझाया, कोशिश की कि आपकी पढ़ाई में हम सहभागी बने और आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो उसके लिए आप बराबर हमसे जुड़े रहें और बराबर हमारे वीडियोस को आप देखते रहें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, और कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, क्योंकि इस समय जो महामारी का दौर चल रहा है, हमें अपने आसपास ध्यान रखते हुए अपनी सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, और बेवजह हमें घर से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि घर पर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। और पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से भी ये आग्रह करता हूं कि अपना भी ध्यान रखने, अपने बच्चों का भी ध्यान रखने, अपने आसपास के समाज का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।